सबका यहाँ आने का आपका आपने सही कहा कि जो फिलहाल के इशू पे मोबिलाइजेशन हुई है वो तारीखी है। मेरा बराह रास्त वास्ता रहा है जब कालाबाग डैम के ऊपर मुहिम चल रही थी, वो भी बहुत अच्छी मोबिलाइजेशन थी। इसकी वजह से हुकूमत को मजबूरन कालाबाग डैम का जो प्रोजेक्ट है वो शेल्फ करना पड़ा इफेक्टिव। ये मोबिलाइजेशन उससे भी ज़्यादा मजबूत थी, एक्सपेंसिव थी। ये भी सुना है कि ईद के खुतबे में मस्जिद के इमाम होते हैं, उन्होंने भी कनाल का इशू रेज किया। एक्सटेंट ऑफ मोबिलाइजेशन इसको हम देख सकते हैं। जब मुश्किल पड़ती है तो सिंध के अवाम मोबिलाइज हो जाते हैं, फिर जाके सो जाते हैं। कोई इंस्टीट्यूशनल मोबिलाइजेशन नहीं की, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता है सिंध के ओवरऑल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। सिर्फ पानी एक इशू नहीं है, सिंध का बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन वही मोबिलाइजेशन या आधी मोबिलाइजेशन जो है और इशूज़ पे भी ज़रूरत है। पानी ज़ाहिर है लोग फ़ौरन मोबिलाइज हो गए इसलिए कि पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं हो सकती है, और सिंध का पानी का इंसार तो दरिया सिंध पर ही है। बारिशें नहीं होती, ग्राउंड वाटर नहीं है। ये वजह समझ आती है कि क्यों इसकी हर वक्त मोबिलाइजेशन हो जाती है। कालाबाग डैम के वक्त भी हुई या अभी भी हुई, लेकिन और भी सिंध के मसाइल हैं। आप कराची से बाहर जाएँ, गगर फाटक क्रॉस करें तो ऐसा लगता है कि आप 50-60-70 साल पीछे चले गए। बहुत वाज़ेह है डिफरेंस जस्ट बाय क्रॉसिंग दैट। पहले वो फाटक का ब्रिज बन गया है, उस पर कोई मोबिलाइजेशन किसी की नहीं है। बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मेल न्यूट्रिशन बच्चों की, इवन अडल्ट चिल्ड्रन, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बलूचिस्तान से भी बुरे हैं। ये अक्सर कहानी आती है पारकर की कि बच्चे जो है वो खुराक, न्यू बॉर्न बेबीज़ जो है वो पौधों की खुराक की वजह से नहीं मिलने की वजह से। तो न्यू बॉर्न बेबी कोई खुराक नहीं खाता सिवाय माँ के दूध पीने का, लेकिन माँ भी मेल नरिश्ड है। The fact that she survived her childhood is a miracle. वो 15-16 साल की उम्र में बच्चे को जन्म देगी तो वो बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा। आई थिंक जिनको मौका मिला है बेटी के हॉस्पिटल में जाने का, और वो जो एक कमरा है जहाँ न्यू बॉर्न बेबीज़ को इंक्यूबेटर में रखा जाता है, वो आप हैरान, मैं तो कम से कम हैरान रहा। 1-1 किलो के जो बच्चे पैदा होंगे उसकी क्या सर्वाइवल रेट हो सकती है। लेकिन जो सर्वाइव कर जाते हैं और फिर मेल न्यूट्रिशन का मुस्तकिल शिकार रहते हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता। देयर एबिलिटी टू थिंक इज़ कॉम्प्रोमाइज। और एज अ टीचर फॉर द लास्ट 40 ईयर्स ये मैंने देखा है, सिंध से हमें अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलते पीरियड्स। वो कॉमन है, ट्रू और फॉल्स एग्ज़ाम भी सही जज करके पास नहीं कर पाते। ये मैं पिछले 40 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ। तो अगर मेल न्यूट्रिशन का मसला हल नहीं किया तो ये आगे पूरी जनरेशन हम तबाह कर रहे हैं। कंडेमिंग देम टू लो लेवल ऑक्यूपेशंस, क्योंकि वो हाई लेवल ऑक्यूपेशंस करने की सलाहियत ही नहीं। लिटरेसी का बहुत बुरा हाल है। क्लास 5 के बच्चों से मैंने लिखा है कि अब
2 लाइन लिख के बताओ, नहीं बता पाते। ये सारे सिंध के मसाइल हैं जो सिंध के अपने हैं और सिंध को हल कर रहे हैं। इसके लिए सिंध किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। सिंध के पास अब सियासी इख्तियार भी है 18वीं तरमीम के बाद, और माली वसाइल भी है 7th NFC के बाद। बहुत पैसे आए हैं, ख़ास तौर पे जो GST सर्विसेज का ट्रांसफ़र हुआ है उसमें सिंध को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। इस चीज़ ये पैसे हमने कैसे इस्तेमाल किए। ये तो इंटरनल इश्यूज़ हैं, एक्सटर्नल भी है। ज़ाहिर है जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो फिर इफ़ेक्ट करते हैं आपके इंटरनल कारकर्दगी को। कॉन्स्टिट्यूशन भी है, 18वीं तरमीम भी है, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में सूबाई हुकूमतों को इख्तियार नहीं है अपने हवाले से फैसले करने का। सबसे बड़ा मसला ज़मीन का है। जब ऊपर से एक ख़त आता है डेप्यूटी सेक्रेटरी को कि कितनी ज़मीन एलोकेट कर दें, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो इनकार करे। इस पे मेरा ख्याल है कुछ बात करने की ज़रूरत है। ये मीलों के हिसाब से ज़मीन क्यों दी जाती है। पहले तो जो अंग्रेज़ों ने ली वो भी मीलों के हिसाब से ली। उनका पर्पस तो कॉलोनाइजेशन था, यानी रेलवे लाइन लगानी है लेकिन उसके आसपास 20-20 किलोमीटर ज़मीन भी साथ ले लो। एक फायरिंग रेंज बनाना है तो 100 किलोमीटर ज़मीन ले लो। कैडेट कॉलेज बनाना है तो 100 एकड़ ज़मीन चाहिए। कैडेट कॉलेज के लिए 100 एकड़ ज़मीन क्यों चाहिए? ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ क्योंकि मैं 2 साल एज एडवाइज़र फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रह चुका हूँ। ये सारी चीज़ें आती थी और मेरा काम होता था कि मैं सवाल लिख के भेज दूँ, लेकिन ऊपर से अप्रूवल हो जाती थी। ये एक मसला है ज़मीन का, बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जो प्राइम लैंड है वो उस पर सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है। इवन इन कराची अर्बन प्लानिंग मेरा सब्जेक्ट है। कराची को प्लान नहीं कर सकते। सब कहते हैं जी कराची के बारे में कंप्लेन करते हैं, हुकूमतों से कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई हुकूमत अब तक जो आई है उनके पास कराची पे पूरा इख्तियार नहीं है। शारा फैसल पे अगर आप ड्राइव करें तो कहीं 5 लें और कहीं 3 लें। जब शारा फैसल नया रिसेंटली कारपेट हुआ, शायद रिसेंट से भी 4-5 साल हो चुके होंगे, तो ये 3 लेन और 5 लेन का किस्सा ये है कि जहाँ पर 3 लेन है वहाँ साइड पे ज़मीन जो है वो सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है कि वो ज़मीन ले लें। तो वो जितनी ज़मीन सड़क के लिए अवेलेबल है बस उसी पे वो रिकारपेट कर सकते हैं, बाकी पे नहीं कर सकते। ड्रेनेज का भी यही मसला है। जो बारिश का पानी जो समुंदर में जाना है वो समुंदर का पूरा इलाका जो है वो DHA है, और DHA को इस तरह बनाया गया है कि पानी समुंदर में नहीं जाता। आप अक्सर अगर कोस्टल सिटीज़ में जाए, और मुझे 3-4 ऐसे शहरों में जाने का मौका मिला है, चूँकि अर्बन प्लानिंग मेरा सब्जेक्ट है तो मैं ज़रा उस एंगल से चीज़ों को देखता हूँ। जो सड़कें होती है वो परपेंडिकुलर होती है कोस्ट लाइन को, यानी अगर ये समंदर है और ये ज़मीन है तो सड़कें यूँ बनी होती हैं ताकि वो पानी सड़क पर चला जाए। DHA की सारी सड़कें यूँ बनी, पैरेलल बनी। और जो सबा एवेन्यू है वो एक किस्म का डैम बन जाता है, पानी रोकता है समुंदर में जाने से। सबा एवेन्यू आप लोग कभी जाके ज़रा ड्राइव करें और देखें किस तरह है।
اور آج سے میرا خیال ہے 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے جب اس سے پہلے کہ وہ ڈرینز بنائی گئی جو بہت ناقص ہے، لیکن بہرحال پہلے تو ڈرین بھی نہیں تھی. سبا ایونیو پہ تقریباً 4 سے 6 مہینے پانی لوگوں کے گھروں میں کھڑا تھا. یہ ایک مسئلہ ہے زمین کا، اور صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے سندھ کا مسئلہ ہے. آپ یہاں سے حیدرآباد جائیں، سائٹ پہ آپ کو رین میلوں کے حساب سے ایسے انسٹالیشنز ملیں گے جو سندھ گورنمنٹ کے قبضے میں نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں ہے. گیس ڈیولپمنٹ سرچارج صوبوں کو ملتا ہے، اور اس میں سندھ سب سے بڑا بینیفیشری کیونکہ سب سے زیادہ گیس پہ سندھ میں ہے. یہ تھا ایک زمانے میں کہ 100% گیس بلوچستان سے نکلتا تھا، لیکن اب 60% سے زیادہ گیس جو ہے وہ سندھ پروڈیوس کرتا ہے. سندھ سے گیس انہوں نے گیس ڈیولپمنٹ کے سرچارج اوپر ایک اور لیوی لگایا، گیس ڈیولپمنٹ لیوی، اور اس کو مینیپولیٹ کر کے یہ کر دیا کہ یہ لیوی ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ سرچارج بھی نہیں ہے، تو یہ ڈویزیبل پول میں نہیں جائے گا اور صوبوں کو اس کا حصہ نہیں ملے گا. حالانکہ یہ گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کا فارمولہ یہ ہے کہ جتنا پرسنٹیج گیس جو صوبہ پروڈیوس کرتا ہے اتنا پرسنٹیج ڈیولپمنٹ سرچارج مل جائے گا. تو اس وقت ہم NFC کر رہے تھے، 7th NFC، 72% گیس سندھ پروڈیوس کرتا تھا، تو ٹوٹل جو ریسیٹس تھی گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کی اس کی 72% سندھ کو ملتی ہے. وہ فارمولہ ابھی بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں گیس ڈسکوریز ہوئی ہے تو شیئر سندھ کا گر گیا ہے، کوانٹٹی نہیں گری ہے، شیئر گرا ہے. لیکن اب شیئر کے حساب سے بھی گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کے جو ریسیٹس ہیں وہ مل جاتے ہیں. لیکن یہ جو لیوی لگایا ہے، پیٹرولیم لیوی انہوں نے لگایا ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم شیئر نہیں کریں گے، یہ وہ خود ہی رکھ لیتے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز ہیں بہت سارے. ہائی وے کنسٹرکشن جو ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی از اونلی نیشنل ان نیم. Essentially it is a Punjab and part of Pakhtunkhwa highway. پنجاب میں موٹر وے کے بعد موٹر وے بنائے جا رہے ہیں، اور جو خیبر پختونخوا کا ہزارہ اور سوات پشاور کا علاقہ ہے نارتھ، وہاں بناتے ہیں. سندھ میں حیدرآباد سیکٹر کے لیے ہر دفعہ کوئی نیا فارمولہ لے کر آتے، ابھی تک نہیں بنایا. بلوچستان میں ایک بھی ڈول کاریج وے نہیں ہے. یہ کچھ نیشنل ایشوز ہیں، فیڈرل ایشوز ہیں جو ریز کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی ریز نہیں. ہائی ویز کے ایشوز ہیں. NFC ہیز ناٹ بین کالڈ فار مینی ایئرس، ایکسپائر ہو گیا. اب 10th NFC بھی ایکسپائر ہو گیا. مجھے نہیں پتا میں ممبر ہوں یا نہیں. 10th NFC کا تھا لیکن وہ ایکسپائر ہو گیا. سوائن دونوں I think I'll stop here and we will take questions. So I basically center province relations ہے جس پہ فنڈامنٹل ایشوز ہے جس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن سندھ کے اندر بھی مسائل ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے. اختیار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا.